Hello, everyone. A big warm welcome to all of you on my Special Needs Children podcast. Today, we have with us two lovely ladies from Umeed. Umeed is a child development center, it's a not for profit organization based in Mumbai, in Maharashtra. It works with children with and at risk of having developmental disabilities and their families. The organization has been working in this field since 2001. Umeed's social work team coordinates care for families, making sure that they are able to access information and resources within and outside of Umeed and build capacities of caregivers and professionals in navigating rights of children with disabilities through the Know Your Rights workshops. Hi Aditi, Hi. lovely to have you on. Hi. Aditi Jha has done her post-graduation from TISS, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, and is currently working with Umeed CDC as a senior project lead in the social work services team. Aditi has been part of Umeed for 12 years, and her core work is guiding caregivers of children with disabilities about the rights of children with disabilities. We also have with us Ruhi. Hi, Ruhi. Hi. Ruhi Patwardhan has done her Master of Social Work from TISS, Tata Institute of Social Sciences, and specializes in disability studies and action. She has been working at Umeed CDC as a senior social worker for 4.5 years. Both of them have been working directly with caregivers of children with disabilities, as well as being involved in training programs for caregivers and other professionals. Welcome to the podcast. Thank you. Thank you to have both of you here. So आज हम बेसिकली स्पेशली चिल्ड्रन के राइट्स के बारे में बात करने वाले हैं और स्पेसिफिक पॉइंट है यूडीआईडी. तो इसके बारे में मुझे आपको पूछना था कि यूडीआईडी कार्ड क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और क्या ये इसको बनाना ज़रूरी है? तो जो यूडीआईडी कार्ड होता है उसको हम यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं एंड ये हमारा जो पैन कार्ड होता है उसके जैसे दिखता है. तो एक तो वो कैरी करने में बहुत इजी होता है एंड एक आइडेंटिटी कार्ड होता है जिन बच्चों को डिसेबिलिटी है उनके लिए. ये ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि सरकार ने जिन बच्चों को डिसेबिलिटी है उनको कुछ सुविधाएं दी है अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ सुविधाएं हैं और इनको ये मिलने के लिए ये यूडीआईडी कार्ड एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट बन जाता है बच्चों को बनाने के लिए. और ये ये यूडीआईडी कार्ड जो है ये भी मदद करता है कैरगिवर्स को कि ये सारे जो सुविधाएं अभी आपने शेयर किए ये उन्हें आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं. आइडियल होप हमारी आशा यही है कि इससे जो भी सुविधाएं सरकार के द्वारा है वो आसानी से मिल जाए और पेरेंट्स को इतने सारे डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट या कैरी नहीं करना पड़े. करेक्ट. और आज यूडीआईडी कार्ड स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज़ के लिए है, ऐसा है क्या? जो राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है जिसके अंडर उन्होंने 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया है. तो ये जो भी 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ है इन सब के लिए ये कार्ड बन सकता है. और कुछ सुविधाएं ऐसी होती है जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ के लिए अवेलेबल होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जो सारी 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ में जो भी बच्चे हो वो ले सकते हैं इन सुविधाओं. राइट. जब आप राइट्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है? तो मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि जब राइट्स की मैंने बात करते हैं, पहले बात तो राइट्स सबके लिए होते हैं, चाहे वो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हो या सब बच्चे इक्वल है. तो ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक राइट्स होने चाहिए, लेकिन हाँ जहाँ पे समाज में कुछ जगहों पे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को अपने अधिकार के लिए ज़्यादा लड़ना पड़ता है, तो उसलिए राइट्स के बारे में हम अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट करना चाहते हैं. क्योंकि कई बार माता पिता को ऐसे लगता है कि हमारे बच्चों के तो राइट्स ही नहीं हैं. तो ये पहली बात तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि राइट्स सभी बच्चों के हैं और जो बेसिक राइट हर बच्चे का होता है. जैसे आपने पूछा कि राइट्स क्या क्या है, तो स्कूल जाने का राइट है, पार्क में खेलने का राइट है, राइट्स है,
फ्री अच्छे से यात्रा करने का राइड है, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, जहाँ उन्हें एक्सेसिबल सपोर्ट मिल सके। तो वो सभी राइट्स हर बच्चे, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के भी हैं, जो हर बच्चे के वैसे होते हैं। पर जो स्पेसिफिक सुविधाएं हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है कुछ हेल्थ इंश्योरेंस या राइट टू एजुकेशन के बारे में है, या इक्विपमेंट्स या एड्स एंड अप्लायंसेस। कई बार बच्चों को हियरिंग एड की ज़रूरत पड़ती है, या व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ती है, या स्कूल में कोई एकोमोडेशन या सहायता चाहिए होती है। तो ये सारे राइट्स जो है मिलने चाहिए, और ये हर बच्चे को उनका अधिकार है। एक्चुअली बहुत अच्छे से आपने बताया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को एक्चुअली पता ही नहीं रहता है कि हमारे बच्चों को भी ये राइट्स हैं। वो कहीं ये पूछ भी नहीं सकते हैं। कई बार ऐसे हो जाता है कि वो जिस लाइन में लगना चाहिए वहाँ लग खड़े भी नहीं होते हैं, ये सोचकर कि ये शायद मेरे बच्चे के लिए नहीं है। तो ये यूडीआईडी कार्ड किस तरह से बनाया जाता है? क्या प्रोसेस है? तो ये जो यूडीआईडी कार्ड है, इसको बनाने के 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। और अभी एक्चुअली ये प्रोसेस उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। तो जो पहली स्टेप होती है उसमें हमें एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। इसके लिए हमें www.swavlambancard.gov.in ये वेबसाइट पे जाना होता है। एंड वहाँ पे फॉर्म भरने के बाद एक असेसमेंट प्रोसेस होता है, जहाँ पे हमारे एड्रेस के हिसाब से एक हॉस्पिटल हमें असाइन किया जाता है हमारे एरिया में। एंड वहाँ पे जाके हमें असेसमेंट करना होता है। उसके बाद जो कार्ड है वो हम ऑनलाइन उसी अकाउंट से ट्रैक कर सकते हैं, और वो 3 से 6 महीने के बीच में हमारे घर के एड्रेस पे पोस्ट से भी आता है। तो ये जनरल प्रोसेस है यूडीआईडी कार्ड बनाने का, जो अभी काफ़ी स्टेट्स में फॉलो हो रहा है। मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि 2016 से काफ़ी बदलाव हुए हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या जो यूडीआईडी कार्ड का जो डेफिनेशन आया है वो ये है कि ऑनलाइन अगर हमें पहले इसे रजिस्टर करते हैं तो आसानी होती है माता पिता को अपने डिटेल्स ऑलरेडी सरकार पोर्टल में भेज देना। पहला तो ये सबसे ज़रूरी है। उसके बाद कई बार माता पिता को लगता है कि ऑनलाइन हमने ये कार्ड की डिटेल्स फिल कर दी तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सेकेंड स्टेप बहुत ज़रूरी है कि ऑनलाइन जैसे आप रजिस्टर करते हो अपना नाम, आपके बच्चे का डिटेल्स, वो डिटेल्स सब कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको अपने साथ रखने होंगे अपलोड करने के लिए। लेकिन सेकेंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो आपके आधार कार्ड के अनुसार जो इन्होंने कहा कि एड्रेस मिलता है, वो आपका लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रहते हैं, तो उसी हॉस्पिटल में जाना है जो आपकी लिस्ट में नाम आया है। आप कोई भी हॉस्पिटल में नहीं जा सकते हो। उस हॉस्पिटल के अनुसार उस हॉस्पिटल में जाकर आपकी डॉक्टर्स की टीम होती है जो असेसमेंट करते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या यूडीआईडी कार्ड देने से पहले। यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक ही है, ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है एक लॉन्ग फॉर्मेट में, वैसे यूडीआईडी कार्ड आपको उसके साथ भी मिल जाता है। तो सेकेंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हॉस्पिटल जाओ, बच्चे को लेके जाना पड़ता है, असेसमेंट करना पड़ता है, और उसके बाद कुछ समय, कुछ महीने आपको वेट करने पड़ता है जब आपको सर्टिफिकेट और आपका यूडीआईडी कार्ड ऑनलाइन भी आप उसको ट्रैक कर सकते हो, या आपको वो हार्ड कॉपी भी मिल जाता है। तो ये है। बट जब तक ये कार्ड या सर्टिफिकेट आता है वो कई बार डिपेंड करता है स्टेट वाइज भी, हमेशा 3 महीने 6 महीने बाद नहीं आता है। द रियलिटी हकीकत ये है कि कई बार 1 साल भी लग जाता है, लेकिन आप उसको ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हो। तो ये माता पिता के लिए सुविधा है कि मेरा कार्ड कहाँ पे अटक गया है वो आप आसानी से ट्रैक कर सकते हो देखने के लिए ऑनलाइन। और जब तक वो कार्ड नहीं आता है तब तक ऑनलाइन जो ई कॉपी आती है वो डाउनलोड करके हम सुविधाएं लेना शुरू कर सकते हैं। ओके, तो वो भी एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यस। सो एक तो मेन है कि जो भी पहले आपको अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल चुका है, लेकिन अभी आपको पूरा यूडीआईडी का प्रोसेस करना ही पड़ेगा, ताकि आपको ये यूडीआईडी का कार्ड मिले और उसके बेसिस पर आपको सारी सुविधाएं जी मिलेंगी, जी राइट? जी बिल्कुल। यूडीआईडी बनाने के आपने अपने इतने पेरेंट्स के साथ बात की रहेगी, इसकी अनुभव, इसके बारे में थोड़ा बता सकेंगे कि क्या-क्या अनुभव रहा है? तो जब उम्मीद में हम पेरेंट्स से बात करते हैं यूडीआईडी कार्ड के बारे में, उनको बताते हैं, तो
हमारे हिसाब से पेरेंट्स के ये अनुभव रहे हैं कि उनको हर जो स्टेप्स, अभी मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए यूडीआईडी कार्ड बनाने के, तो हर स्टेप में उनको कुछ ना कुछ मुश्किलें आती है। जैसे कि जो पहला स्टेप होता है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं अपलोड करने के लिए। उसमें एक होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड बनाने के लिए ही पेरेंट्स को मुश्किल आती है। जैसे कि उनके बच्चे फ़ोटो के लिए नहीं बैठते हैं या उनके बच्चे थंबप्रिंट देने के लिए नहीं बैठते, तो वो आधार कार्ड नहीं बन पाता है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक पर्टिकुलर साइज़ में अपलोड करने होते हैं, तो वो रीसाइज़ करने के लिए मुश्किल आती है। या काफ़ी पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास कंप्यूटर ही नहीं होते या फ़ोन ऐसे नहीं होते जिससे कि वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, या इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता। तो ये दिक्कत आती है, ये मुश्किल आती है पहले स्टेप में। अगर हम हॉस्पिटल असेसमेंट के बारे में बात करें तो काफ़ी पेरेंट्स के अनुभव ये रहे हैं कि हर हॉस्पिटल में सेम असेसमेंट प्रोसीजर नहीं होता है। जैसे कि कुछ हॉस्पिटल्स में पेरेंट्स को आसानी से मिल जाता है कार्ड, असेसमेंट आसानी से हो जाता है, लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स को बहुत देर रुकना पड़ता है या काफ़ी बार जाना पड़ता है। बच्चे उतनी देर रुक नहीं पाते हैं हॉस्पिटल्स में, या जो लाइंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं हॉस्पिटल्स में, और इसलिए पेरेंट्स को या तो एक और जन को लेके जाना पड़ता है बच्चों को संभालने के लिए, या कहीं फिर ऐसा किसी क्लियरली और लिख दिन के नहीं जाना रखा है किसी हॉस्पिटल में कि अगर आप यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए आ रहे हो तो इस काउंटर पे जाओ, यहाँ पर इतना कुछ भी पैसा अगर भरना है तो कुछ, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आना चाहिए आपने, ये सब कहीं भी नहीं लिखा है। कौन से फ्लोर पे जाना है, मुझे याद है कि हम कितने फ्लोर्स में ऊपर नीचे जा चुके हैं। हमको भी 2 बार अप्लाई करना पड़ा यूडीआईडी के लिए। यस। अगर हम तीसरे स्टेप के बारे में बात करें जो ट्रैक करने का स्टेप है, हमारा ऐसा अनुभव रहा है कि कुछ पेरेंट्स को 3 महीने में घर पे मिल जाता है कार्ड, लेकिन राइट। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको या एक तो समाज कल्याण एक ऑफिस साल में लगा हमको भी। जाना होता है, यस, कार्ड लेने के लिए, या अच्छा, कहाँ जाना पड़ता है? समाज कल्याण ऑफिस में उनको जाना होता है कार्ड लेने के लिए, या फिर उनका कार्ड घर आता है लेकिन 6 महीने बाद आता है। तो ऐसा कोई टाइमलाइन हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि इतने टाइम में डेफिनेटली कार्ड घर पे आएगा। और आपने सही बोला कि ऐसा कुछ लिखा नहीं है। अभी गवर्नमेंट या सरकार ने इसे ऑनलाइन उपलब्ध कर दिया है कि आप यूडीआईडी फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हो, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता। वो ऑलरेडी शेयर कर चुकी है कि क्या माता-पिता के अनुभव रहे हैं। आगे क्या होने वाला है, ऐसा कहीं पे कोई इंस्ट्रक्शन लिखा नहीं है। हमें अस्पताल जाकर क्या करना है, वो कहीं पे हॉस्पिटल में भी बताया नहीं गया है। तो इसलिए ये अनुभव जो है माता-पिता का, वो समझते हैं कि ये ज़रूरी है, पर इसको बनाने जब जाते हैं तो हकीकत में जो उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो एक अलग ही दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके बारे में आगे कोई बात नहीं करता। हाँ, ऑनलाइन आ चुका है, आसान हो गया है, सिर्फ़ समझ में आता है। एक्चुअल में क्या होता है वो एक माता-पिता जानते हैं। करेक्ट। और हम थोड़ा लकी थे कि फोरम फॉर ऑटिज्म जैसी जो संस्था है, पेरेंट सपोर्ट ग्रुप है, वहाँ पर हम फ्रीक्वेंटली शेयर करते हैं कि ये प्रोसेस है, आपको इतने बजे पहुँचना है, इस दिन को पहुँचना है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक पर्टिकुलर डे को ही नहीं होता और पेरेंट्स जाकर वापस आ चुके हैं। और कितना जैसे आपने बोला, दो लोगों को मिनिमम जाना ही पड़ता है, और आप दिन भर अगर 4-5 घंटे वहाँ पर हो, तो आपको खाने का भी सब प्रबंध सब करके जाना पड़ता है, और वो बच्चे के लिए आसान नहीं रहता। स्पेशली जहाँ पर बच्चों को डिफरेंट जगह पे जाकर उनको वो बिल्कुल वो रह नहीं पाते हैं, इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यही था कि आप किस तरह से इनको हेल्प करते हैं पेरेंट्स को? आप किस तरह का सपोर्ट देते हैं? फ्रॉम उम्मीद, ये आप सोशल वर्क टीम से क्या-क्या करते हैं? ये बहुत वैलिड सवाल है आपका। हमने भी ये महसूस किया कि हम उन्हें ये जानकारी तो दे रहे हैं कि यूडीआईडी कार्ड बनाना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना है। उनके अनुभव के बारे में हमें बाद में पता चला, और हमें ऐसा लगा कि हम अगर उन्हें ये सारी चीज़ें बता पाए कि आपको हॉस्पिटल में किससे मिलना है, डॉक्टर का नाम क्या है, डिपार्टमेंट कौन-सा है, ओपीडी कौन-सा है,
तो कितना आसान हो जाएगा कि हमें कौन से माले पे जाना है। हम उन्हें बता पाए कि पूरा एक दिन लगेगा तो आपके बच्चे के लिए क्या-क्या साथ में सामान लेके जाना है या किसी को लेके जाना है। और एक और चीज़ कि हमने इन हॉस्पिटल्स में जाकर जो मेडिकल सोशल वर्कर्स हैं, उनकी सहायता लेना बहुत ज़रूरी है। तो हर हॉस्पिटल में भी सपोर्टिंग स्टाफ रहता है जिसके बारे में अगेन पेरेंट्स को या माता-पिता को जानकारी नहीं होती। तो हमने अपने जो हम अवेयरनेस बातें करते हैं माता-पिता के साथ, हम उनको ये भी बताते हैं कि किस तरीके से आप ये सारी समस्याओं को आसान कर सकते हैं। जब आप हॉस्पिटल में जाओगे तो क्या होने वाला है। उसके साथ-साथ हमने जैसे रूही ने पहला एक पॉइंट कहा कि बहुत से माता-पिता को ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिल अप करना है वो ही नहीं आता। तो हमने सबसे बड़ा उम्मीद में एक सपोर्ट शुरू किया है, वो है यूडीआईडी कैंप, जो हम उन पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं। गिफ्ट कैंप में हम उनके डॉक्यूमेंट्स उनको बोलते हैं लाने के लिए, और इस कैंप में हम उनको ये पहला जो स्टेप है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का, उसमें गाइड करते हैं। तो ये जो पहला स्टेप अगर पार हो गया तो फिर सेकेंड स्टेप के लिए हम उनको और डिटेल बताते हैं। हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स या फैक्ट शीट्स हमने बनाए जिसमें हमने हर हॉस्पिटल्स के स्टेप्स लिखे हैं कि कहाँ जाना है, किसको मिलना है, कितने कौन से दिन जाना है। जैसे आपने कहा कि कौन से दिन जाना है, कई बार पता नहीं होता, तो बुधवार को जाना है, शुक्रवार को जाना है। तो ऐसे हमने हर हॉस्पिटल में विजिट करके एक डॉक्यूमेंट बना के रखा है। तो ये कुछ सपोर्ट है जो हम देने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे अनुभव से जब से हमने ये शुरू किया है काफ़ी पेरेंट्स के यूडीआईडी कार्ड और सर्टिफिकेट उन्हें मिले हैं। और साथ ही साथ हमें उन्हें तैयार भी करते हैं कि हर स्टेट का प्रोसेस भी अलग है, तो समय लगेगा, पर वो इंतज़ार करते हैं कि हाँ, हमें पता है अब कितना समय लगने वाला है। वो बहुत बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप, क्योंकि अगर पहले से पता हो कि ये सब होने वाला है, हमको ये सब फेस करना ही पड़ेगा, तो पेरेंट की तैयारी भी अलग रहती है। और बच्चे के लिए उनको जो डर जाते हैं कि कैसे मैनेज करेंगे, वो सब थोड़ा आसान हो जाता है। अम, आपने अभी तक बताया कि पेरेंट्स के लिए आप क्या कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रॉम द सोशल वर्क ग्रुप। तो इसके अलावा और कोई प्रोग्राम्स भी आप कंडक्ट कर रहे हैं क्या? किस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं? तो जैसे कि अदिति ने मेंशन किया कि हम यूडीआईडी कैंप करते हैं पेरेंट्स के लिए। राइट्स फैक्ट शीट हमने बनाए हैं जो हैंडआउट्स हम पेरेंट्स को दे सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारा ऐसा भी अनुभव रहा कि जब हम यूडीआईडी कैंप करते थे और पेरेंट्स का फीडबैक लेते थे उसके लिए, तो पेरेंट्स हमें ये बताते थे कि अभी हमारा पहला स्टेप तो हो गया, हमारा यूडीआईडी कार्ड तो बन गया, लेकिन अभी हॉस्पिटल में क्या करना है, या यूडीआईडी कार्ड बनेगा तो उसको हम कहाँ-कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी हमें डिफ़िकल्टीज़ आते हैं जब हम एक्चुअली निरामय हेल्थ इंश्योरेंस या कोई स्कीम लेने के लिए जाते हैं। तो उसके लिए क्या आप कुछ कर सकते हैं? तो लास्ट ईयर ही हमने पहली बार हक का मेला नाम का एक प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने एक्चुअली एक स्पेस क्रिएट किया जहाँ पे पेरेंट्स जो गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो सरकार के स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनसे मिल पाए और उनसे अपने सवाल पूछ पाए कि ये जो मुझे मुश्किल आ रही है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ अपने बच्चों के लिए। तो ये एक काफ़ी मैं बोल सकती हूँ सक्सेसफुल इवेंट था, क्योंकि हमें पेरेंट्स से ये फीडबैक मिला कि उनको बहुत तसल्ली हुई जब उन्होंने गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स से बात की। क्योंकि वो ये भी जान पाए कि गवर्नमेंट भी क्या कोशिश कर रही है इसको ये जो मुश्किलें हैं इनको ओवरकम करने के लिए। तो ये एक अच्छा स्पेस बना पेरेंट्स के लिए, और हम सोच रहे हैं कि हम हर साल शायद इसको ट्राई कर सकते हैं रिपीट करने के लिए। इसके अलावा जैसे कि आपने पूछा कि आप और क्या कर रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग उम्मीद के लिए हर जगह पहुंचना मुश्किल है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो राइट्स या हक, ये जो यूडीआईडी कार्ड, ये जो टॉपिक है, ये हर पेरेंट्स तक पहुंचना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए हम बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है या बाकी जो प्रोफेशनल्स है ये फील्ड में, हम उनको ट्रेन करते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में हक के बारे में बात करने के लिए, या यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। तो इसको हम केवार फैसिलिटेटर प्रोग्राम बेसिकली बोलते हैं, और इसके द्वारा हमने अभी तक 5-6 ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया है,
और ये बोले हैं बहुत खुशी हो रही है कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जिन्होंने आगे जाके कुछ पेरेंट्स को सपोर्ट किया है उनके यूडीआईडी कार्ड बनाने में या स्कीम्स अवेल करने में। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे पहले ये राइट्स के बारे में इतनी बात नहीं होती थी, लेकिन अभी वो राइट्स के बारे में बात करते हैं या अपने खुद के कैंप्स करते हैं, अपने खुद के वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं जहाँ पे वो हक के बारे में बात करते हैं पेरेंट्स से। और सिर्फ यूडीआईडी कार्ड बनाने की बात नहीं है, लेकिन हमारा ये भी इंटेंशन है ये सारे प्रोफेशनल्स को ट्रेन करने का इन सारी संस्थाओं से जो लाइक माइंडेड है उम्मीद की तरह। राइट्स बेस्ड कॉन्वर्जेसन माता पिता के साथ करना, उनसे बात करना, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम चाहते हैं कि एक नेटवर्क बन सके। तो ये ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अब अपने पेरेंट्स के साथ या जो बच्चे उनके साथ आते हैं उनको गाइड करते हैं, उनको उस नज़रिए से उनको सपोर्ट करते हैं। फैंटास्टिक। क्योंकि ये आपके काम की वजह से अगर एक फैमिली को ये जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये बन गया, जिसके बेसिस पर बहुत कुछ होता है। जैसे हमको समझा कि गार्डियनशिप आज अगर हमको अप्लाई करना है, अगर यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो आप नहीं ले सकते हो, इतना बेसिक हो गया। तो गवर्नमेंट ने ये प्रोसेस डाला है पर्पसली के सारे जो सुविधाएं हैं ये सब, और जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन आगे जाके बैंक्स पता नहीं कहाँ कहाँ यूडीआईडी कार्ड यूज़ होने वाला है। जब हम हमारे बेटे के साथ ट्रैवल करते हैं तब हम डिसेबिलिटी कार्ड इतनी आसानी से, जैसे आपने बोला, सिंपल एक विजिटिंग कार्ड की तरह है, वो हम दिखाते हैं तो हमको उसके लिए प्रायोरिटी एक्सेस सब कुछ मिलता है। तो एक और सवाल था कि लोग लकी हैं कि उम्मीद जैसी एक संस्था है, बट कितने ऐसे जगह रहेंगे जहाँ पर लोग उम्मीद को रीच आउट तो नहीं कर पाएंगे, तो फिर किस किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं और किनको वो रीच कर सकते हैं कि उनको ये सहायता मिले यूडीआईडी बनाने में, या फिर और कोई भी हक है, तो इसके बारे में आप थोड़ा बता पाएंगे? तो जहाँ तक हम सपोर्ट की बात करते हैं, पहला हमारा इंटेंशन है कि सारे माता पिता ही अपने आप को सपोर्ट पहली बात तो कर सके। और सबसे बड़ा रोल प्ले करता है पेरेंट्स ग्रुप, सपोर्ट ग्रुप्स जो होते हैं या पेरेंट्स बेस्ड संस्था होती है जो पेरेंट्स लीड करते हैं, उनमें ये राइट्स की बातें या एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, एक दूसरे के लिए वो खड़े रह सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो हमारा यही इंटेंशन है। दूसरा, अगर आप सिस्टम से रिलेटेड अगर सपोर्ट की बात करो कि कौन उनको गाइड कर सकता है, तो हर स्टेट में एक सोशल वेलफेयर ऑफिस या समाज कल्याण ऑफिस होते हैं, जहाँ पे भी आपको इन सुविधाएं लेने में मुश्किलें आती है या कोई समस्या है जो आप शेयर करना चाहते हैं, पेरेंट्स ग्रुप मिलकर वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, सोशल वेलफेयर ऑफिस तक पहुँच सकते हैं। उसके परे अगर हम जाए तो डिसेबिलिटी कमिश्नर हर स्टेट में होते हैं, जो ये सारी समस्याएं उन तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे माता पिता आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी बात रख पाते हैं, पेरेंट सपोर्ट ग्रुप के ज़रिए अपनी बात रख पाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इनकी बातों से या इनकी वॉइस या इनके ये स्पेस से जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन तक पहुंचती है। और काफ़ी ऐसे कुछ स्टोरीज़ है या कहानियाँ हैं माता पिताओं के जिन्हें उनका हक आसानी से उन्हें उनका हक मिल सका है। उन्हें काफ़ी चीज़ों से गुजरना पड़ा है, लेकिन उन्हें जो हक मिला है वो दूसरे पेरेंट्स के लिए, दूसरे माता पिता के लिए भी काफ़ी आसान हो गया है। रूही, आप इसमें कुछ बोलना चाहते हैं? मैं बस यही ऐड करना चाहती थी। ऑफ कोर्स अदिति ने बताया कि कैसे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो या समाज कल्याण ऑफिसेज होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स जा सकते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं जो जिनका काम होता है हक पे काम करना या एडवोकेसी के फील्ड में काम करना। तो उनके या तो कॉन्टैक्ट हो सकते हैं इन गवर्नमेंट ऑफिसेज में, या उनके वेज हो सकते हैं जिसमें वो पहुंच सकते हैं इन गवर्नमेंट ऑफिसेज तक। जैसे कि आदिति ने मेंशन किया कि डिसेबिलिटी कमिश्नर का ऑफिस होता है, हर स्टेट में एक डिसेबिलिटी कमिश्नर होते हैं, लेकिन उन तक पहुंचना पेरेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है या मुश्किल होता है। तो वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की मदद ले सकते हैं जो उनके लिए उनको सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे कमिश्नर तक पहुंचने के लिए या उनकी बात वहाँ तक लेके जाने के लिए, रखने के लिए।
यस कानूनी तौर पर अगर आपको सहायता चाहिए तो वैसे सहायता मिलती है, लेकिन हमारे अनुभव में हमने ये भी कोशिश किया है कि जितना हो सके हमारे ही स्टेट में या जिस संस्था के साथ हम जुड़े हैं उनसे हमें काफ़ी सपोर्ट मिल जाए, चाहे वो यात्रा में सुविधाएं मिल जाए, चाहे वो पढ़ाई लिखाई शिक्षा में सुविधाएं मिल जाए। तो ऐसे बहुत से अनुभव हैं, पर मे बी हम उसके बारे में और बाद में शेयर कर सकते हैं। श्योर। तो मेन तो यही है कि आप अगर एक पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी हैं, तो आपको ये देखना है कि मैं किस संस्था से जुड़ूं, जैसे जो पेरेंट सपोर्ट ग्रुप है, जहाँ पर बाकी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको भी एक स्पेशल नीड्स बच्चा है, और यहाँ आपको ये पता रहना चाहिए कि ये ऑटिज्म के लिए है, सेरेब्रल पॉल्सी के लिए है, डाउन सिंड्रोम के लिए, ऐसे स्पेसिफिक जो डिसेबिलिटी है उसी के पेरेंट्स की संस्थाएं आज बहुत बहुत सालों से चल रहे हैं, और आपको वहाँ अकेलापन नहीं महसूस होगा। आप जब पेरेंट्स के साथ बात करेंगे वहाँ, तो आपको समझ में आएगा कि वो भी बहुत सारे अलग अलग लाइफ स्टेजेस से गुजर चुके हैं। अपने बच्चों के साथ वो बहुत ज़्यादा जो भी अपने अनुभव हैं दूसरों के साथ वो शेयर कर चुके हैं। उसमें से बहुत सीख मिलती है कि हम क्या करें और क्या नहीं करें, और ये एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है पेरेंट्स के बीच में, जो 100% आपने ये करना ही है कि आपको ये ढूंढना है। आप गूगल कर सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि ये कहाँ है इस तरह की एक संस्था जो मेरे लोकेलिटी में है। आज बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आज फेसबुक कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पर भी आप ज्वाइन करके आप सीख सकते हैं कि मेरे बच्चे के लिए मैं क्या करूँ। मैं किस अगर कोई क्रिसमस पार्टी है या दिवाली पार्टी है, वहाँ पर मैं मेरे बच्चे को लेकर जा सकता हूँ। मैं जाकर बाकी जो माताएँ हैं उनके साथ मैं बात कर सकती हूँ कि मैं क्या-क्या करूँ। तो थैंक यू, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट वहाँ बोला अदिति। एंड एंड में आप प्लीज़ उम्मीद की जो डिटेल्स हैं इसके बारे में प्लीज़ शेयर करेंगे। जी, ज़रूर। सो थैंक यू सो मच अदिति, थैंक यू सो मच मेरी, आप यहाँ आए और आपने हमको इतनी डिटेल में सब बताया। आई एम श्योर दैट जो भी इसको सुनेगा उनको समझ में आएगा कि यूडीआईडी का महत्व क्या है और ये करना कितना ज़रूरी है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।